अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। सो गुड मॉर्निंग, कैसे स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बड़ा मज़ा आता है आपके लिए। मैं स्पेशल टाइम निकालता हूं क्योंकि अभी 9 बजे से फिर मेरी क्लास हो जाएगी। आज का टॉपिक क्या रहेगा? तो आज हम एक नए टॉपिक पे, एक नए चैप्टर पे आने वाले हैं, और हम पी ब्लॉक के बारे में जानने वाले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे बड़ी बात है, चैप्टर अभी देखेंगे तो इसका जो है चैप्टर 18 हम बात करने वाले हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। डेट मीन व्हाट, आज हम पढ़ने वाले हैं केवल कुछ जनरल बातें पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, और कुछ जानकारी हम लोग लेंगे, बहुत डिटेल हम जानेंगे। अभी इसके चैप्टर 19 और चैप्टर 20 में डिटेल हम एक एक एलिमेंट के बारे में जानेंगे, बट अभी जनरल जानेंगे क्या ट्रेंड होता है, कैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कहाँ कैसे क्या चीज़ें, तमाम ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि एवरीडे एक तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड होता जा रहा है, जो आपके लिए रामबाण है, यानी कि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। कल मैंने 6 क्वेश्चंस करवाए जिसमें 1 आवर लगा। आप कहेंगे सर 1 घंटे में 6 क्वेश्चन, जबकि मुश्किल से मुझे सोल्व करने में 5 मिनट लगेगा वो, बट मुझे एक्सप्लेन करना था, मुझे आपको बताना था, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो एक रिवीजन वीडियो आपके लिए प्रीवियस ईयर साथ आ रहा है, साथ में सिलेबस का वीडियो आ रहा है। अभी मुझे अगस्त में फिजिक्स को भी कंप्लीट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचते रहती है, तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, इसलिए वीडियो को बेल आइकन क्लिक करना जरूरी है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आके हमें बताना कोई डाउट हो या कोई चीज़ ऐसी रह जाए तो। चलिए आज हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, अगर ध्यान से देखें तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है, ये वाला एस ब्लॉक होता है, 1 2, और उसके बाद जो आप देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये, इसके बाद जो आपको दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? आप देखते हैं यहाँ पे इधर का जो हिस्सा होता है, ये वाला, यही वाला हिस्सा पी ब्लॉक होता है। ये होता है डी ब्लॉक, मैंने उस समय ही बताया था, आपको मालूम होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, और ये हो गया पी ब्लॉक। तो हम पढ़ने वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो मैं पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूं। देखिए टोटल कितने ग्रुप थे? देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, बाकी आप देखेंगे 13 से लेकर 13, फिर देखेंगे 14, फिर देखेंगे 15, फिर 16, फिर 17, और ये फिर 18। समझ में आ रहा है? ये जो ग्रुप आ रहे हैं बच्चों, ये जो ग्रुप आ रहे हैं, ये पी ब्लॉक में आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। सर कैसा पैटर्न दिखाई देगा? तो पैटर्न क्या दिखाई देगा, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मैं आपसे ऐसे बोलूँ, जैसे यहाँ पर है ना सोडियम का ये हो गया कैल्शियम। तो इस तरीके से आगे हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, मेरा ट्रेंड आप समझना, जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? देखिए जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट में क्या होता है? ये इंक्रीजिंग नंबर में चलता है, यानी कि इसका आप देखेंगे, डाटा देखेंगे तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इनका जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होता है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लो यहीं पर बात कर लेते हैं, पोटासियम से कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो पोटासियम का कैल्शियम, देखिए KLM, तो पोटासियम का क्या हो जाएगा? 2 आगे, या मान लेते हैं इसको आगे छोटा वाला लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। Na की बात कर लेते हैं, Mg की बात कर लेते हैं, तो KLM, और इसका लेते हैं KLM, तो 281 281, सॉरी 282, ध्यान से देखना। उसके बाद अगर हम मान लो इसके आगे यहाँ एल्युमिनियम की अगर बात कर लें, इससे आगे अगर एल्युमिनियम आता हो जो पी ब्लॉक में आ गया, तो एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, KLM निकालते हैं, तो 283, फिर एल्युमिनियम के बाद 13 है ना। उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, Si, तो कितना हो जाएगा ये? KLM 284। समझो मेरी बात को ध्यान से। इसी तरीके से सिलिकॉन के बाद कौन सा हो गया? फास्फोरस की बात कर लेते हैं, KLM 283,
5। मैं क्यों ये बता रहा हूँ अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप एक चीज देखते हैं, या मान लो फास्फोरस के बाद सल्फर की बात कर लेते हैं, KLM, तो 2 8 6। तो बच्चों ध्यान से आप देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है एक चीज देखिए, KL सब में सेम है, KL सब में सेम है। यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, M। देखिए सब नंबर ऑफ सेल्स वही है, नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं बढ़ा। हेलो, क्या नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। देखो यहाँ भी KLM 3 सेल्स है, यहाँ भी 3 सेल 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 है और यहाँ भी 3 सेल है। जब आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो K सेल, L सेल, M सेल, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं कर रहा है। हाँ एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि जो आउटर मोस्ट सेल है, जिसको हम M सेल सबसे लास्ट सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर हम जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये आउटर मोस्ट सेल है, ये मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं L है, और ये इस तरह से ये N+P है, तो मानते हैं ये K है, ये L है, ये M है। तो अगर M में भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो अट्रैक्शन है, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ये इंक्रीज करता जा रहा है। मतलब कहने वाली सिंपल समझने वाली बात ये है कि जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो वही है, M सेल ही है, राइट, सब में वही है। लेकिन आउटर मोस्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये जो न्यूक्लियस था वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, उसको खींच रहा था। तो सोडियम का जो स्ट्रक्चर था थोड़ा खिंचाव महसूस करेगा। लेकिन जैसे मैग्नीशियम में आएंगे, यहाँ पर अब सबसे बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर 2 तरफा खिंचाव होगा, एक इधर से खींचेगा और एक इधर से न्यूक्लियस खींचेगा। तो जो साइज होता है, एटम का साइज होता है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब देखिए हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, जब हम एल्युमिनियम पे आते हैं तो एल्युमिनियम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, तो साइज और छोटा हो जाएगा। एल्युमिनियम से जब सिलिकॉन में जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन आ गया आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि मैं अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज हूँ और ऐसे यहाँ 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 4 जगह पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो मैं चारों को ऐसे खींचूंगा। तो मान लो एक तंबू है, मान लेते हैं एक तंबू है, और तंबू को मैं ऐसे 4 जगह से रस्सी को खींचूंगा तो जल्दी तंबू छोटा हो जाएगा। अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन होता, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है फास्फोरस में, तो और छोटा हो जाएगा। अगर देखेंगे सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, और छोटा हो जाएगा। सो मेरा कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि सेल्स तो वही है, यानी 3 ही सेल की बात कर रहे हैं, KLM सेल तो वही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, देखिए यहाँ पर है N+P, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका K सेल, ये हो गया K सेल, ये हो गया आपका L सेल, ठीक है, ये L सेल हो गया, और ये वाला आपका हो गया M सेल। बात समझो, ये हो गया M सेल। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझोगे तो एक बात समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिए K सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर बच्चों ध्यान से देखना मैं जो बताने वाला हूं, जैसे कि अब सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर था, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन था, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो 1 इलेक्ट्रॉन में यहां देखेंगे, यहां पर इसको खींचेगा, न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन खींचा। लेकिन जब हम मैग्नीशियम में जाते हैं तो अब M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी कि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन कुछ दिखा दूं यहाँ पे, तो देख रहे यहां पर ये भी खींचेगा, तो साइज छोटा हो जाएगा ना। वही जब एल्युमिनियम में आएंगे तो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी एक और न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, तो साइज मैग्नीशियम से और छोटा एल्युमिनियम का हो जाएगा। जब हम सिलिकॉन में जाएंगे तो अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर इसको ये खींचेगा, तो और इसका साइज छोटा हो जाएगा, जितना खिंचाव होगा इस सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ के छोटा होता जाएगा। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये और ऐसे न्यूक्लियर चार्ज से खींचेगा, तो फास्फोरस का साइज और छोटा हो जाएगा। अगर हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के सबसे लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और खींचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा ये जो एटम है वो सिकुड़ता जाएगा, उतना ज़्यादा ये छोटा होता जाएगा। तो आपको माइंड में मेकअप यही लेके चलना है। पी ब्लॉक क्या, जनरली कहीं भी हम जाएंगे, जनरली पी ब्लॉक पढ़ना तो हम पी ब्लॉक की ही बात कर लेते हैं, एस ब्लॉक में भी यही सिस्टम है। तो अगर हम पी ब्लॉक की ही बात करते हैं, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई
डिक्रीज करता जाता है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई छोटा होता जाता है, एटॉमिक का साइज छोटा होता जाता है। और एटॉमिक का साइज क्यों छोटा होता जाता है? तो एटॉमिक का साइज इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में सेल तो नहीं बढ़ता, सेल डज नॉट चेंज, नंबर ऑफ सेल्स डज नॉट चेंज, सेल तो ही रहता है लेफ्ट टू राइट में, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट इंक्रीजेज व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंक्रीजेज द न्यूक्लियर चार्ज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। तो ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ये चीज समझना पड़ेगा कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो साइज है, देखो पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, साइज छोटा होते चला जाएगा। और साइज छोटा होने की वजह क्या है? तो यहाँ जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इससे बहुत सारी जानकारी आपको और समझने को मिलेगी। जैसे देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, चलिए यहीं से बात करते हैं, क्योंकि ये वाला तो एस ब्लॉक का हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए एस ब्लॉक वाले को। इनकी बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर की बात कर लेते हैं। हालांकि और आगे तक जाएगा, ये क्लोरीन आगे तक जाएगा, लेकिन अगर इनकी भी हम बात कर लेते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। यानी कि एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कि फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कि सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? आप थोड़ा सा सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से इजीली निकल पाएगा? तो ऑब्वियसली जब एटॉमिक साइज बड़ा होगा, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ एटॉमिक साइज जब बड़ा होता है ना, तो बड़ा होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देके हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये साइज छोटा होता चला जाएगा बच्चों, तो होगा क्या, यहाँ पे इतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कि फिर हमें वहाँ ज़्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। यानी आप ऐसे समझो कि अगर एल्युमिनियम का इतना बड़ा साइज है, सिलिकॉन का इतना बड़ा साइज है, फास्फोरस का इतना बड़ा साइज है, सल्फर का इतना बड़ा साइज है, और छोटा हमने इसको कर दिया, सल्फर और छोटा कर दिया, सो किसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? तो आप थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आएगा। मान लो बीच में प्लस है, न्यूक्लियस है, बीच में प्लस है, न्यूक्लियस मान लेते हैं इसको। तो अभी एटॉमिक रेडियाई इतना है, इसमें इतना हो गया, इसमें इतना, और इसमें और कम हो गया। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, मैं रेड पेन से कर देता हूँ, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोई प्रेजेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो आप मुझे बताइए कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला दिख रहा है सर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ से अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक बात समझ में आ रही है। देखिए, जो बढ़िया इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल दे वो सबसे बढ़िया मेटल होता है। मेटल की तो ही नेचर होता है। मेटल, अच्छा मेटल कौन है? अच्छा व्यक्ति कौन है? जो आदर्श रहता है, अच्छे से बातचीत करता है। वैसे ही अच्छा मेटल कौन है? जो इजीली कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो आप मुझे बताइए, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा कि सिलिकॉन होगा? तो एल्युमिनियम ज्यादा मेटालिक होगा। उसी तरीके से सिलिकॉन ज्यादा मेटालिक होगा कि फास्फोरस होगा? तो सिलिकॉन होगा। यानी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्या होता है? मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज करता है, क्योंकि सबसे बढ़िया मेटल एल्युमिनियम है, उससे कम सिलिकॉन है, उससे कम फास्फोरस है, उससे कम सल्फर है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई कम होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर चार्ज है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली कौन रिमूव कर देगा? एल्युमिनियम बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। उसके बाद बढ़ते जाएंगे, थोड़ा 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 मुश्किल होता चला जाएगा। तो यहाँ से एक चीज और सीखने को मिलती है कि एटॉमिक रेडियाई तो डिक्रीज कर ही रहा है, साथ में मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज कर रहा है। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है? जो मेटालिक कैरेक्टर है, ये मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि आप देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर में एल्युमिनियम सबसे बढ़िया मेटल है, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। तो ये मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। अगर आप उल्टा कहेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। भैया यही हो गया। नॉन मेटल कौन? जहां मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैं नॉन मेटल तो यही कहता, हम इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, हम तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जी, हम तो देते ही नहीं हैं।
यानी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और इसी का उल्टा आप बोल देंगे तो आप बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। ये आपको अगर समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया कि ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियाई, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगर ऐसे आप बढ़ते हैं इधर से इधर होता है तो जो आपका एटॉमिक साइज बोल सकते हैं, आप इसको एटॉमिक साइज बोल सकते हैं, या आप इसको एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, ये आप देखेंगे डिक्रीज कर रहा है, ये घटता जा रहा है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट। देखिए यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, और ये इतना है। तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो आपने मेटालिक कैरेक्टर सीखा, आपने नॉन मेटालिक कैरेक्टर सीखा, एटॉमिक रेडियाई सीखा। समझ में आ रहा है आपको बात? और यहाँ से क्या जानकारी मिल सकता है सर, और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं? देखिए यहाँ पर सीखने वाली बात अगर आपको आती है तो आपको, और यहाँ पर अगर आपको सीखना है तो आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड आता है, मेटालिक नॉन मेटालिक तो कर ही दिया हमने। चलिए एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वर्ड आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है कि वो एबिलिटी जिसमें कोई एटम अपने शेयर पेयर, मतलब बगल में जिससे बॉन्डिंग बना रखा है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब बड़े अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। चलिए अच्छा एक मुझे बात बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले कुछ और चीज़ें क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं टॉप से बॉटम आऊँगा तो, अभी तो लेफ्ट टू राइट हमने बात किया है, लेकिन अगर हम टॉप से बॉटम आए बच्चों तो क्या होगा? देखो अगर आप टॉप से बॉटम आते हैं तो जैसे इस ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज कर जाता है। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है, ये पोटासियम है। तो मैग्नीशियम का अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम का KLM होता है, लेकिन अगर आप कैल्शियम का देखेंगे, तो K होता है, L होता है, M होता है और N होता है, यानी एक सेल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम आते हैं, जैसे ये वाला हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम, तो जैसे आप टॉप से बॉटम आते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, एक नया सेल ऐड होते चला जाता है। देखिए अभी K है, L है और M है, लेकिन जैसे ही एक और नीचे आएंगे तो अब की बार M के बाद एक L भी आ जाएगा, उसके नीचे आएंगे तो और एक बढ़ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे जो है एक नया नंबर ऑफ जो होता है नया सेल ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से साइज बिगर हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे आते जाएंगे तो साइज बड़ा होते जाएगा। और साइज बड़ा होते जाने के कारण क्या है, साइज बड़ा होते जाने का कारण यही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक नया नंबर ऑफ सेल ऐड हो रहा है। अब तक क्या हो रहा था, अब तक कोई नंबर ऑफ सेल ऐड नहीं हो रहा था। देखिए KLM 3 सेल 3 सेल 3 सेल 3 सेल 3 सेल 3 सेल, यानी कि एक पीरियड में जाएंगे तो आपको एक निश्चित एक फिक्स अमाउंट में 3 सेल 4 सेल जितना भी होगा एक फिक्स रहेगा। इसमें केवल लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से साइज छोटा होता जा रहा था। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम आ जाएंगे ना, तो टॉप से बॉटम जैसे आते जाएंगे क्या हो रहा है, तो ये देखेंगे अरे तो नया सेल ऐड हो रहा है, तो नया सेल ऐड हो रहा है, यानी कि देखेंगे नया सेल ऐड हो रहा है, साइज बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट सेल का बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कुछ बातें आपको समझ में आ रही होगी। यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज बड़ा होता जाएगा। और माइंड में सेट कर लो, अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा वो सबसे बढ़िया मेटल होगा। समझ में आ रहा है? यानी ऐसे टॉप से बॉटम आएंगे ना ऐसे करके, तो हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर टॉप से बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको भी समझ में आ गया होगा, रटना नहीं है, समझना है केवल। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं थोड़ा सा आपके सामने, चलिए कुछ चीजें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर, अगर मैं टॉप से बॉटम आता हूँ, देखिए अगर मैं टॉप से बॉटम आता हूँ तो क्या हो रहा है टॉप से बॉटम आने में, तो जब हम टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे पहली बात जो आपका एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगा, एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा,
क्योंकि एक नया नंबर ऑफ सेल ऐड होता जा रहा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से अगर आप टॉप से बॉटम आते हैं तो और क्या चेंज होता है, तो जो मेटालिक कैरेक्टर है आपका, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। देखिए जहां मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो उसका उल्टा आप बोल देंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, यही तो होगा और क्या होगा। इसके अलावा जो है बहुत सारी जानकारी और भी हम दे सकते हैं। खैर ये दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि टॉप से बॉटम आने पर ऐसा क्यों होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्यों होता है। तो आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसका रीजन क्या है। अगर हम रीजन की बात करेंगे तो यहाँ रीजन क्या हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, एडिंग एक्स्ट्रा न्यू सेल, एक नया सेल ऐड होते जा रहा है, एक्स्ट्रा एक नया सेल ऐड होता जा रहा है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट्स वाई क्या हो जा रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, जब टॉप से बॉटम आते हैं तो। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब हम आपसे पूछ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, आपसे बात कर रहा था। तो इतनी चीजें जानने के बाद हम आते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जब बच्चों हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता दिया क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अपने पेयर्ड जो इससे बॉन्डिंग बनाता है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो आप मुझे बताइए जैसे 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 लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे, जरा इस पे फोकस करें आप, इनमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा होगा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा होगा जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि नजदीक साइज छोटा होगा तभी वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। तो आपको माइंड में लेके चलना है, साइज अगर बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं करेगा ना, फिर साइज बड़ा है तो जो खुद के इलेक्ट्रॉन को ढंग से खींच नहीं पा रहा है वो बगल वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा, बात समझो आप मेरी बात को। तो इसीलिए जब साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। यानी कि यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इसके पीछे कारण, लॉजिकल कारण समझ में आ रहा है आपको, क्या साइंटिफिक रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज करने का, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होने की वजह से जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेड का वो बढ़ जाएगा। और जब हम बात करते हैं टॉप से बॉटम में, देखिए अगर हम टॉप से बॉटम की बात करते हैं यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर आना चाहते हैं तब मुझे बताइए, तो सिंपल सी बात है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, और जितना ज़्यादा साइज बढ़ा होगा फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो पावर है वो घटती चली जाएगी। तो जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ये आपको माइंड में लेके चलना है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक बात तो ये हो गया यहाँ पर। दूसरा चीज हम क्या सीख सकते हैं यहाँ पे, इसी चीज में यहाँ पर क्या सीख सकते हैं यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर हम टॉप से बॉटम की बात करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है समझ में आ रहा है, डिक्रीज करने क्या कारण है जी, तो डिक्रीज करने का कारण ये है कि साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा होने की वजह से उसके जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वो कम होता जा रहा है। इसी कारण जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो आइए आपको मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, ये सब क्लियर हो गया होगा और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा खेल बस इतना ध्यान रखना है, साइज बड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, बढ़िया मेटल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा। साइज छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियाई तो कम है, हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बढ़ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो उल्टा बोल देंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, या अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में खिचड़ी नहीं बनानी है, आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए इसमें से पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी शुरू में हमें बात करनी चाहिए थी, जो हमने बात नहीं किया, हम थोड़ा सा उसके बात कर लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। देखिए
पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, ये 13 से 18 तक जाता है। मैंने वहाँ लिखा है 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 1 2 3 4 5 6 ग्रुप इसके अंदर आते हैं। कितने ग्रुप आते हैं? 6 ग्रुप इसके अंदर आते हैं पी ब्लॉक में। 2 ग्रुप आता है आप देख लीजिए एस ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में कितना बच गया देखिए, 3 से लेकर आप देख लीजिए 12 तक। तो आप गिनती कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक से ही निकलता है ए ब्लॉक, जिसमें आप देखते हैं यहाँ पे कि उसमें ऐसे करके देखेंगे 2 पीरियड होता है, यानी वो पूरा लेके चलता है 18 तक, वहाँ तक पूरा जाता है। उसमें आप देखेंगे जब ए ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे, पहले इतना समझते हैं। तो पी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं तो पी ब्लॉक पे फोकस करते हैं। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप हैं। ऐसे जो वर्टिकल लाइन होता है उसको ग्रुप कहते हैं, और अगर लेफ्ट टू राइट ऐसे से बात करते हैं तो पीरियड कहते हैं। तो किसी भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड होता है और टोटल 18 ग्रुप होता है, जिसमें से 2 ग्रुप तो आपको मिल गया एस ब्लॉक को, 10 ग्रुप मिल गया आपको किसको, डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक एक ब्रिज की तरह काम करता है, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में एक ब्रिज, पुलिया की तरह काम करता है, पुल की तरह काम करता है। और पी ब्लॉक में टोटल 6 आप देखेंगे कि 6 ग्रुप हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दीज एलिमेंट्स आर, अगर हम इनको फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन को आउटर में सेल में, तो इनके 5 रोज की बात करते हैं। 5 रोज में देखिए हम एक सबसे लास्ट रो जो इसका आता है वो इनर्ट गैस का आता है। जो 18 वाला आता है ना वो इनर्ट गैस का आता है, सबसे लास्ट वाला जो आता है। ये आखिरी वाला जो आता है इनर्ट गैस का आता है। इनर्ट गैस में से हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ऐसे इनर्ट गैस आते हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उन सब का लिखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर आता है जैसे फिलिंग करते हैं, जैसे यहाँ पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में ध्यान से देखेंगे। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा, अगर एस ब्लॉक पे आएंगे तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस आएगा, लास्ट में एस, S1 S2 ऐसे करके आएगा। जैसे इसमें S1 आएगा, NS1 आएगा, इसमें NS2 आएगा। उसी तरीके से यदि आप यहाँ पर जाते हैं P ब्लॉक वाले में तो लास्ट में P आएगा, जैसे कि 2P आएगा। आगे बढ़ेंगे तो कोई में 3P आ जाएगा, फिर में 4P आ जाएगा, फिर में 5P आ जाएगा, फिर 6P आ जाएगा। तो ये जो P आ रहा है उसी से तो इसको कैटेगराइज किया है कि ये P ब्लॉक का है। डी ब्लॉक में आएंगे तो लास्ट में डी आपको मिलेगा। एफ ब्लॉक में जाएंगे तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ आपको मिलेगा। तो वही चीज आपको है जिसको कैटेगराइज हम करते नहीं, देखते ही आप बता सकते हैं कि कौन एस ब्लॉक में होगा, कौन डी ब्लॉक में होगा, कौन एफ ब्लॉक में होगा। तो जब किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट वाला जो नंबर आउटर मोस्ट सेल होगा उसको आपको चेक करना है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर पी को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियसली वो पी ब्लॉक एलिमेंट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें पी ब्लॉक की तो वो होता है NH2 और NP 1 से 6 तक, 1 से जो है 1 से 6 तक वेरी करता है। यानी कि अगर इसकी मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो NH2 और NP 1 से 6 तक ये वेरी करता है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको हम ऐसा X भी बोल सकते हैं, सिंपली समझते हैं। मैं यही लिखता हूं आपको, X की जगह यही लिखता हूं। देखिए NH2 आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चाहें तो लिख के देख सकते हैं। आप आराम से बैठ के लिखना, जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट आराम से खोलना और उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ जिससे मुझे याद रहेगा, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आप इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर नहीं आता है तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो है आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में यही आने वाला। अब n की वैल्यू कितनी होगी तो n की वैल्यू 2 से 6 के बीच में होगी। जैसे 2s2 है ना, 2s2 हो सकता है, 2p, अब 2p में 2p1 हो सकता है, 2p2 हो सकता है, 2p3 हो सकता है, 2p4 हो सकता है, 2p5, 2p6 ऐसे करके हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हम किसका लिख रहे हैं। ओवरऑल मेरा बताने का मतलब क्या है कि ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है। तो आपको ये भी क्लियर कर दिया, एटॉमिक साइज क्लियर कर दिया। अच्छा, अब आयनाइजेशन इंथैल्पी की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब वो ये होता है कि आयोनाइज करना। किसी को भी आयोनाइज कब करते हैं, जब वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं आयोनाइज करना। तो आप मुझे बताइए कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है।
जब साइज बड़ा होगा उस कंडीशन में, या जब साइज छोटा होगा उस कंडीशन में। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जब साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, वहाँ कम एनर्जी देनी होती है। लेकिन जब साइज छोटा होता चला जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, चूँकि उनका जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जनरली हम बोलते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं पीरियड में, तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, इंथैल्पी एनर्जी एक ही चीज़ है, लगभग मतलब वही निकलता है, तो इंक्रीज करता है। ये आपको बात समझ में आ रही है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी देखिए, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आईई बोलते हैं, मतलब पहला आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। जब उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलते हैं सेकेंड आईई बोलते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अगर उसमें से फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको थर्ड आईई बोलते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। और इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, किलो जूल पर मोल में मेजरमेंट करते हैं। एनीवे, मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि फॉर आईई की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे, सॉरी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करता हूँ, पूरा लिखता हूँ मैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैं पूरा ही लिख देता हूं। अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं बच्चों, तो आप मुझे बताइए लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर साइज छोटा हो रहा है तो उतना ज़्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, और जितना ज़्यादा मुश्किल होगा उतना ज़्यादा एंथैल्पी देनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी एक मोल में कितना किलो जूल देना पड़ेगा, उसी का मेजरमेंट होता है किलो जूल पर मोल में। इसको मेजरमेंट करते हैं, किसमें करते हैं, किलो जूल पर मोल में करते हैं। तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं इंक्रीज करेगा, यस सर ये इंक्रीज करेगा। यानी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं तो आप मुझे बताइए टॉप से बॉटम आने में आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा। तो अगर आप टॉप से बॉटम आते हैं भाई, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी सिंपली सी बात है डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा जी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसलिए डिक्रीज करेगा, इंथैल्पी मतलब एनर्जी, ऊपर से नीचे आने में साइज तो क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। जब साइज बड़ा होता जा रहा है तो कम ही एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकल जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है कि जो बढ़िया मेटल होगा उसका जो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा। क्यों, क्योंकि बढ़िया मेटल कभी भी मतलब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, बड़े इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इसका मतलब क्या हो गया, उसका आप समझेंगे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, बहुत कम है। और उल्टा बोलेंगे उसकी, अगर आप उल्टा बोलेंगे यहाँ पर उसका उल्टा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसमें क्या है, कम है, अगर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉप टू बॉटम में आईई की बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो जो आईई होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, टॉप से बॉटम जाने पे वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, समझ में आ रहा होगा आपको, आईई क्यों डिक्रीज करता है। तो आईई डिक्रीज करने का रीजन आपको वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। भैया साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा और कम एनर्जी में ही हो जाएगा। तो ये टोटली चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, मेटालिक नॉन मेटालिक सारी चीज़ें बताया है। आइए हम आगे कुछ और जनरल चीज़ें जानते हैं, और इसके बाद हम ख़त्म ही कर चुके हैं लगभग। अब चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी अभी कुछ और टर्म हमें पढ़ना, जैसे पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ना है। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो इंथैल्पी, जो एनर्जी होती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अलग ही था, अट्रैक्ट करना था। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को हटा रहे थे, आयोनाइज कर रहे थे। आपको समझना होगा, आयोनाइजेशन, कंफ्यूजन नहीं होना, आयोनाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फर्स्ट आई, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा सेकेंड आई, तीसरा रिमूव होगा थर्ड आई। तो ये आपको माइंड में मेकअप करके चलना है। एनीवे, हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं और इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, इसको हम रफ कर देते हैं, इस चीज़ को रफ कर देते ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, और स्पेस जब मिल जाएगा तो आपके लिए सही रहेगा। जब बोर्ड पे ना थोड़ी खिचड़ी हो जाती है तो हाँ लिखने में दिक्कत होता है। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा लगा, केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें थोड़ा हुआ कुछ नहीं, सारी चीज़ ठीक ही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है मैं गलत तो पढ़ा नहीं सकता। लेकिन उसमें इतना बोर्ड पे इतना मैंने लिख दिया था कि मैं ही उसमें थोड़ा सा होता है ना, बहुत ज़्यादा लिखा होता है तो गिनती करने में सिली मिस्टेक हो गया। मतलब जहाँ पर मुझे लिखना था 4 वहाँ लिख दिया 6,
जहाँ लिखना था 8 वहाँ लिख दिया, जहाँ लिखना 10 वहाँ लिख दिया 8। तो ऐसे करके कुछ सिली मिस्टेक हो गया, तो नंबर डिजिट थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। तो उस बच्चे ने देखा, सीखा, उसको भाई सीखा तो हमसे ही है, उसने देखा, उसको अप्लाई किया, उसे समझ में नहीं आया। फिर मैंने वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूरा डिटेल बताया कि यहाँ पर बाई मिस्टेक है, एक्चुअली ये चीज़ें होंगी। तो इसलिए थोड़ा साफ सुथरा रहता है तो आपको भी समझने में आसानी होगा और मुझे भी बताने में आसानी होगा। चलिए, तो मैं आप क्या बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन इन इंथैल्पी की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी से डरना नहीं है, जैसे एनर्जी से जानते हो वैसे ही आपको समझना है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो क्या बताता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? गेन करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग? गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? गेन मतलब ऐड करना होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जर्व्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज द एनर्जी चेंज इन द प्रोसेस। यानी कि कोई मान लो कि ऐसे एक से, बहुत सिंपल है बेचारा, और गैसियस होना चाहिए। कंडीशन देखो, गैसियस होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? ये न्यूट्रल गैसियस एटम, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल गैसियस एटम बोलेंगे। जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद ये बन जाता है एक्स माइनस गैसियस बन जाता है। इसी के दौरान देखिए, हो सकता है एनर्जी रिलीज हो सकता है या हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ध्यान समझना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं जो इसका तो नहीं है, इसका नहीं है। तो इस दौरान ये जो आप देख रहे हो, इस दौरान जो है, अगर एनर्जी की अगर हम बात करें, इस दौरान कहते हैं व्हेन वी ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल गैसियस एटम, इस दौरान जो एनर्जी है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस दौरान जो अमाउंट ऑफ, ऐसा करने से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, देखिए वो दो चांसेस हैं, या तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है या तो वो रिलीज हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है? या तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है सिस्टम, या तो वो रिलीज कर सकता है। दोनों ही कंडीशन में एनर्जी तो एनर्जी होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम इस पे अप्लाई भी करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो डेफिनेशन आपको खुद से बनाना है। लिखना क्या है यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और ऑब्जॉर्ब्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड, किसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर मोस्ट ऑफ द एटम इज जनरली नेगेटिव ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जनरली मोस्ट एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब समझ रहे, रिलीज होता है। देखिए, जब रिलीज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा और जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। साइन की अगर हम बात करते हैं, जब एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम में आ रहा है तो प्लस हो गया और बाहर जा रहा है तो माइनस हो गया। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का क्या होता है, जैसे मान के चलते, किसी का भी हम मान के चलते, सोडियम मान लेते हैं। अब देखिए सोडियम है, ध्यान सुनना, सोडियम है यहाँ पे, या मान लो सोडियम की तो जरूरत नहीं है, जैसे 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 जिसकी जरूरत है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे Cl की बात करते हैं। देखिए क्लोरीन का होता है 287, 287 होता है, यानी कि इसको अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 288 होके ये स्टेबल हो जाएगा। अभी ये अनस्टेबल है, अभी क्या ये पी ब्लॉक में ही आता है, ये अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दे देंगे, जैसे ही बोलेंगे ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ले लो तुम, तो ये बन जाएगा Cl माइनस, यानी ये हो गया 288, अभी हो गया स्टेबल। अब आप जानते हैं कि अनस्टेबल में हाई एनर्जी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? जो भी अनस्टेबल होता है साइंस में उसका हाई एनर्जी होता है, और जब स्टेबल हो जाएगा तो वो हो जाएगा लो एनर्जी। तो हाई से लो एनर्जी में जा रहा है, यानी अनस्टेबल से स्टेबल में जा रहा है, तो यहाँ एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ एनर्जी जब रिलीज करेगा तो आपका यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आएगा, वो क्या आ जाएगा?
निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ। ये नेगेटिव वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज करती है। ये पॉजिटिव भी देता है इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यदि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से मान के चलते हैं यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए तो हो सकता है, जैसे कि जबरदस्ती मैं मान लो ले लिया सोडियम, अब सोडियम का है 281, समझना मेरी बात, सोडियम खुद ही बेचारा डिस्टर्ब है, ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, ये इसमें कहा तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, कहेगा मेरे पास तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इसी से हम डिस्टर्ब हैं, कहेगा नहीं एक इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। और मान लो सपोज करते हैं Na माइनस बना दिया 282, ऐसा हालांकि तो होता नहीं है, ये और मोर अनस्टेबल हो गया, और हाई अनस्टेबल हो गया, और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, बेचारा अनस्टेबल तो था ही था और अनस्टेबल हो गया ये। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, एनर्जी और बढ़ जाएगी इसकी, यहाँ जो एनर्जी थी, जो भी एनर्जी थी उससे और एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ऑलरेडी अनस्टेबल को आपने और अनस्टेबल कर दिया, यानी सिस्टम की एनर्जी और आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ पॉजिटिव भी ये हो सकता है ये। सो अब बात करते हैं इसी को जो है हम लोग बोल सकते हैं, इसी को सिंपली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहिए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स मोर नेगेटिव, दैट इज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए मोर और मोर नेगेटिव होगा, बहुत अच्छी बात इसने बोला, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो भी आप बोल लीजिए, एफिनिटी बोलते हैं, FFINITY एफिनिटी भी होता है, जो दोनों वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। अब मेरी बात को समझना, देखिए जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो घटता जाता है जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कभी भी एक मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं होती है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की बात रखता है, इलेक्ट्रॉन कभी लेता नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, जो नॉन मेटल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला था, उसको आपने इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो बेचारे के पास एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की बात आती है, जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है, अब क्लोरीन नॉन मेटल, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन दे देने से क्या हो जाएगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसीलिए जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो क्या होता जाता है, और ज्यादा नेगेटिव होता जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसका मतलब क्या है, इंक्रीज करता है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, वो क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेचारा उतना रिलीज नहीं करेगा, हो सकता है ये एब्जॉर्ब करे, कम नेगेटिव देगा, ये ज़्यादा नेगेटिव देगा, हो सकता है इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। उससे आगे जाएंगे, और एक बात और समझिए आप ध्यान से, एक बात और, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बहुत ईजिली वो ले लेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा समझना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैं यहीं पर मैं लिख देता हूँ आपको, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पी ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो पी ब्लॉक की बात करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ये जो है इंक्रीज करेगा। मैं इसको किसी और मार्कर से लिख देता हूँ ताकि हाईलाइटेड रहे, आपको समझ में आ जाए, ब्लू से लिख देता हूँ कि जब इसको हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपको समझना पड़ेगा, टॉप से बॉटम की बात करते हैं, ये तो लेफ्ट टू राइट हो गया, यहाँ पे टॉप से बॉटम की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब हम टॉप से बॉटम की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट हो गया, समझ में आ रहा है, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, साइज छोटा होता जाता है और ये ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है। अगर आप टॉप से बॉटम की बात करेंगे यहाँ पर, यानी टॉप से बॉटम की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप समझिए साइज क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो साइज बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। जितना बड़ा साइज होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता जा रहा है। तो ये विश्लेषण करने की जरूरत है, जैसे डीएनए एक सुधीर चौधरी जी की आती है, तो आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, कुछ चीज़ें बच गई है, जैसे कि एनोमेलस बिहेवियर फर्स्ट एलिमेंट का है, थोड़ा सा इनट पेयर इफेक्ट है,
और जनरल ट्रेंड है केमिस्ट्री का पी ब्लॉक का। 2-3 चीज़ें हैं जो भी हम देखेंगे और उसके बाद हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स हमने ख़त्म ही कर दिया है लगभग।